बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमने चंद गज का ही फासला तय किया था कि दाईं तरफ नशेब में बहुत दूर रोशनी चमकती देखकर मैं चौंक गया। वो रोशनी मुतरक थी जो चंद सेकंड नजर आई, फिर गायब हो गई और 1 मिनट बाद दोबारा दिखाई दी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो गाड़ी थी जो नामवार आड़े तिरछे रास्ते पर दरिया के किनारे के साथ साथ इसी तरफ आ रही थी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। क्या उन लोगों को पता चल गया है? और क्या वो गाड़ी हमारी तलाश में इस तरफ आ रही है? सोनिया और जानकी ने भी गाड़ी की रोशनी देख ली थी। बस वो सोनिया ने सरगोश में गालिबन उस गाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर आवाज उसके हल्क में अटक गई थी। मैंने देख लिया है, मैंने कहा और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा और फिर सोनिया और जानकी को इशारा करता हुआ तेजी से एक दरख्त की तरफ लपका जिसकी तरफ में गुंजान और कद आदम झाड़ियां थी। ऐसी जगहों पर सांप, बिच्छू या दीगर जहरीले कीड़े मकोड़ों का खौफ रहता है, लेकिन जब इसे ज्यादा खौफनाक मौत सामने हो तो जहरीले कीड़े मकोड़ों की परवाह कौन करता है। हम तीनों झाड़ियों में दुबक कर बैठ गए। राइफलें हमारे हाथों में तैयार थी और नजरें उस गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियों पर थी। वो रोशनियां कभी निगाहों से ओझल हो जाती और कभी सामने आ जाती। उन रोशनियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। फासला कम होता जा रहा था। अब हमारे और उस गाड़ी के बीच कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। अलबत्ता झाड़ियां और दरख्त थे, लेकिन रोशनी मुसलसल हमारी निगाहों में थी। वो गाड़ी दरिया की तरफ नशेब में हमसे तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। एक मरतबा वो जरा सा घूमी तो तेज रोशनी ठीक इन झाड़ियों पर पड़ी जहां हम छुपे हुए थे, लेकिन एक लम्हे बाद रोशनी का रुख बदल गया। वो एक खुली जीप थी जिसकी छत पर भी एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और उस बल्ब की रोशनी में छत पर नस्ब मशीन गन साफ नजर आ रही थी। एक आदमी दोनों हाथ मशीन गन पर रखे चौकस खड़ा था और 3 आदमी ऑटोमेटिक राइफलें लिए जीप की पिछली सीटों पर बैठे हुए थे। ये मुआवजों की गश्ती जीप थी जो दरिया के किनारे के साथ साथ गश्त कर रही थी। वो जीप हमसे तकरीबन 100 गज के फासले से गुजर गई। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। अगर ये जीप 20-25 मिनट पहले आ जाती तो? जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। जब ऐसा होता तो उस वक्त सोचा जाता, मैंने जवाब दिया, मगर फिलहाल खतरा टल गया है। उसके बावजूद हम थोड़ी देर और यहाँ रुकेंगे। मैं भी उस जीप की तरफ देख रहा था जिसकी दूर होती हुई अकबी सुर्ख बत्तियां कभी निगाहों में आ जाती और कभी गायब हो जाती और फिर तकरीबन 5 मिनट बाद वो रोशनियां बिल्कुल गायब हो गई। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो जीप वापस जरूर आएगी और इससे पहले हमें यहाँ से कुछ दूर निकल जाना चाहिए, मैंने कहा। वो दोनों भी खड़ी हो चुकी थी। हम झाड़ियों से निकलकर तेजी से बुलंदी की तरफ चलने लगे। तकरीबन 100 गज आगे जाकर ढुलान शुरू हो गई। अब अगरचे फवार बंद हो चुकी थी, लेकिन ढुलान पर फिसलन थी और चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं खुद कई मरतबा गिरते गिरते बचा था। हम 2 घंटों तक मुसलसल चलते रहे। जानकी और सोनिया थक गई थी और बुरी तरह कांप रही थी। अब एक कदम भी नहीं चला जाता। जानकी ने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, कोई जगह तलाश करो जहाँ कुछ देर सस्ताया जाए। वो आगे चट्टानें नजर आ रही हैं, वहाँ शायद कोई जगह मिल जाए। मैंने एक तरफ इशारा किया। वो चट्टानें तकरीबन 200 गज के फासले पर थी। सोनिया और जानकी जैसे तैसे वहां तक पहुंच गई। ये पहाड़ियां कांटेदार झाड़ियों और ऊंचे दरख्तों से लदी हुई थी। मैं आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। एक जगह मुझे उन पहाड़ियों में तंग सी खूह नजर आई। ये दरार इस कदर तंग थी कि एक आदमी बमुश्किल घिसट कर गुजर सकता था। मैं उस तंग सी दरार में घुसता चला गया। सोनिया और जानकी भी मेरे पीछे ही आ रही थी। तकरीबन 15 फुट आगे जाकर दरार कुछ कुशादा होगी और फिर मैं अचानक ही खुली जगह पर निकल आया। तकरीबन 100 मुरब्बा फुट जगह थी और उसके इतराफ में बुलंद चट्टानें थी जिनके ऊपर फलक बोझ दरख्तों ने साया किया हुआ था। इस जगह आमदोरफ्त का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी वो दरार जिससे हम गुजर कर आए थे। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। बहुत ऊपर दरख्तों की झूमती हुई शाखें और उनसे ऊपर बादलों से ढका हुआ तारीक आसमान था। यूं लगता था जैसे हम बहुत गहरे कुएं की तह में खड़े हों। पैरों के नीचे जमीन गीली थी, किसी किसी जगह पानी भी खड़ा था। अंधेरे में इस जगह का ठीक से जायजा नहीं लिया जा सकता था, लेकिन सोनिया ने मेरी ये मुश्किल हल कर दी। मेरे पास टॉर्च मौजूद है, बैग में रखी हुई है, मैं अभी निकालती हूँ। सोनिया ने कहते हुए अपनी राइफल जानकी को थमा दी और बैग कंधे से उतार कर जिप खोली और अंदर हाथ डालकर टटोलने लगी। चंद सेकंड बाद उसने 2 सेल वाली एक टॉर्च निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। मेरे ख्याल में यहाँ अगरचे कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैंने टॉर्च जलाने से पहले एहतियातन चट्टानों पर ऊपर की तरफ देख लिया था। इत्मीनान हो जाने के बाद मैंने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में इधर उधर देखने लगा। बाईं तरफ 30-35 फुट के फासले पर एक ऐसी और दरार नजर आई जो निस्बतन कुशादा थी। मैं उसके अंदर घुसता चला गया। 8-10 फुट आगे जाकर ये दरार बाईं तरफ मुड़ गई और उस तरफ एक मुख्तसर सा गार देखकर मेरी आंखें चमक उठी। ये गार मुश्किल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता था। गार का फर्श अगरचे नामवार था मगर साफ था। कोने में 3 पत्थर चूल्हे की तरह रखे हुए थे जिनके बीच में राख पड़ी हुई थी और ऊपर गार की दीवार और छत काली थी। ये यकीनन कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे खुफिया कहा जा सकता।
जनरल कुराड के आदमी अपने इस खित्ते की एक एक इंच जमीन से वाकिफ होंगे और पत्थरों का ये चूल्हा और इसमें पड़ी हुई राख ये साबित कर रही थी कि ये गार पहले भी किसी की रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो चुका था। मैंने झुककर चूल्हे में पड़े हुए कोयलों और राख को देखा। उन पर गर्द की तह जमी हुई थी, जिससे मुझे कतई इत्मीनान हुआ कि ये गार बहुत अरसा पहले इस्तेमाल किया गया था। फर्श पर भी धूल जमी हुई थी। बाहर आकर मैंने सोनिया और जानकी को उस गार में बिठाया और टार की रोशनी में दूसरी इतराफ का जायजा लेने लगा। एक तरफ चट्टान का एक हिस्सा साइबान की तरह आगे को निकला हुआ था। उस साइबान के नीचे इतनी जगह थी कि 4-5 आदमी आराम से लेट सकते थे। इतराफ में चट्टानें बिल्कुल अमूदी और चिकनी थी, बिल्कुल किसी गहरे कुएं की तरह। चट्टानी साहिबान के नीचे जगह भी अगरचे हमारे लिए महफूज थी, लेकिन हमने गार के अंदर बैठने को तरजीह दी और कुशादा दरार में से होते हुए गार में आ गए। मैंने टार की रोशनी में एक मरतबा फिर गार का जायजा लिया और दाने के करीब ही बैठ गया। बाइस इस कुआं नुमा जगह का जायजा लेते हुए मेरा यह ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि यहाँ आमदोरिफ्त का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी वो तंग सी दरार जिससे हम अंदर आए थे। हम यहाँ महफूज तो थे, लेकिन अगर किसी को यहाँ हमारी मौजूदगी का शुबा हो जाता तो हमारे फरार होने का कोई रास्ता ना होता। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। जानकी और सोनिया भी सामने वाली दीवार से टेक लगाकर बैठ चुकी थी। बारिश की वजह से मेरे कपड़े भीगे हुए थे, कमीज बदन से चिपकी हुई थी और अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। मैंने कमीज उतार कर दाने के करीब ही एक पत्थर पर डाल दी और टार्च बुझाकर राइफल के करीब ही रख ली। टार्च जलाए रखना मुनासिब नहीं था, बाद में भी इसकी जरूरत पड़ सकती थी। सेल खत्म हो जाते तो टार्च हमारे लिए बेकार हो जाती। पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर करना बड़ा कठिन होता है। कश्ती से उतरने के बाद हमने अगरचे ज्यादा से ज्यादा 4 मील का फासला तय किया था, लेकिन थकन से मेरी टांगें शल हो गई थी। सोनिया और जानकी की हालत तो शायद मुझसे भी बुरी थी। हम कुछ देर बातें करते रहे, फिर जानकी के खराटे सुनाई देने लगे। सोनिया भी मुझसे बातें कर रही थी। उसने शायद बैग में से कोई कपड़ा निकाल कर नीचे बिछा लिया। कपड़ों की सरसराहट मुझे कुछ देर बाद भी सुनाई देती रही। होना तो ये चाहिए था कि हम में से कम एक फर्द जागता रहता, लेकिन थकन तो हम तीनों पर सवार थी। मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर मुझे पता नहीं चला कि सोनिया मेरे बाद कितनी देर तक जागती रही। मेरी आंख खुली तो दिन की मध्यम सी रोशनी गार के दहाने के कुछ और अंदर तक पहुंच रही थी। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट थी। मैंने गर्दन घुमाकर बाहर की तरफ देखा। दराड़ के बाहर की रोशनी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आसमान बादलों से साफ हो गया था और सूरज निकला हुआ था। धूप अगरचे इस कुएं तक नहीं पहुंच रही थी, मगर ऊपर दरख्तों की शाखों पर धूप की चमक साफ नजर आ रही थी। मैं उठकर बाहर चला गया। देखा तो एक गड्ढे में पानी नजर आ गया। एक चट्टान की तरफ से थोड़ा थोड़ा पानी आकर उस गड्ढे में जमा हो रहा था और दूसरी तरफ से बह रहा था। मैंने चंद घूंट पिए, मुंह हाथ धोया और अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद जानकी भी मुंह हाथ धोकर आ गई और सोनिया ने अपने बैग में से एक टिन निकाल लिया। कटर से ढकना काटा और डिब्बा सामने रख दिया। चिकन के तले हुए नमकीन पीस थे। यही हमारा नाश्ता था और यही खाना भी। हमारे पास खुराक ज्यादा नहीं थी और हमने फैसला कर लिया था कि जब तक कोई और बंदोबस्त ना हो जाए इस खुराक को एहतियात से ही इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम गार से बाहर आ गए। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। दरख्तों की शाखों पर धूप चमक रही थी। मैं राइफल संभाले उस तंग सी दराड़ में दाखिल हो गया जिससे गुज़िश्ता रात हम अंदर आए थे। दराड़ से बाहर निकलकर मैंने जैसे ही सामने देखा, मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। सामने तहद्दे निगाह हर तरफ आतिशी गुलाबी रंग बिखरा हुआ था। वो दरअसल पोस्त की फसल थी। फूल खिले हुए थे जिन्होंने तहद्दे निगाह जमीन पर शुफक का रंग बखेर रखा था। दुनिया का हसीन तरीन फूल जिसमें खौफनाक जहर भरा हुआ था। सोनिया और जानकी भी दराड़ से बाहर आ गई और वो दोनों भी ये हसीन मंजिर देखकर हैरान रह गई। रात की तारीकी में जिन्हें हम झाड़ियां समझ रहे थे वो दरअसल यही पोस्त के पौधे थे। अरे वो देखो, जानकी ने बाईं तरफ इशारा किया। बहुत दूर एक पहाड़ी के अकम में धुएं की एक लकीर उठ रही थी। कहीं आग लगी है या आग नहीं लगी, मैंने उसकी बात काट दी। मेरा ख्याल उस तरफ कोई बस्ती है और हमें उसी तरफ का रुख करना चाहिए। हम कुछ देर वहां खड़े रहे। सोनिया और जानकी गार में से अपने बैग उठा लाई और हम नशेब में उतरने लगे। दिन के वक्त सफर करना अगरचे खतरनाक हो सकता था, लेकिन हमें खतरा तो बहरहाल मोल ही लेना था। पोस्त के पौधे इतने ऊंचे थे कि हम आसानी से छुप कर चल सकते थे। बाज़ जगहों पर पौधों की ऊंचाई कुछ कम थी, वहां हमें मोहतात रहना पड़ता था। फजा में अजीब मसूर कुंसी महक फैली हुई थी। पोस्त के पौधों में अभी सिर्फ फूल आए थे, इनके नीचे डोडे बनना शुरू नहीं हुए थे। मैंने कई पौधों और फूलों को छू कर देखा। कितने खुश रंग और हसीन फूल थे, मगर कितने जहरीले। इन्हीं सब दुआएं भी बनती थीं जो इंसानी जिंदगी बचाने के काम आती थी। और अफ्यून, मार्फिन और हिरवन जैसे जहर भी तैयार होते थे जो दुनिया भर में नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने की तरफ धकेल रहे थे। हम पोस्त के खेतों में तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहे। सर पर सूरज चमक रहा था। अगरचे हवा भी चल रही थी, मगर तेज धूप की वजह से खेतों में हब्स की सी कैफियत थी।
हम पसीने में तर थे, गर्दन पर पसीने की धारें बह रही थी। लगता था जैसे कीचुए रेंग रहे हों। प्यास से हल्क भी खुश्क था। हमने बड़ी हमाकत की थी इस मुहिम के लिए और तो सारे इंतजाम कर लिए थे, मगर पानी साथ लाने का बंदोबस्त नहीं किया गया था। हम एक खेत से दूसरे खेत में चलते रहे। मुझे यकीन था कि इन खेतों ही में कहीं ना कहीं पानी जरूर मिल जाएगा। ये दरअसल बाकायदा खेत नहीं था, नशीबो फराज पर मुश्तमिल पथरीला इलाका जिसमें हल चलाकर बीज डाल दिया गया था। इस किस्म के इलाके पोस्ट की पैदावार के लिए मिसाली होते हैं। इस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो पानी की भी कमी नहीं थी। इस फसल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि पोस्ट की काश्त के लिए ये दुनिया का जरखेज तरीन खिता था। वो पहाड़ी भी बहुत दूर थी जिसके पीछे से धुआं उठते हुए देखा गया था, लेकिन खेतों में थोड़ा और फासला तय करने के बाद हमें वो चीज नजर आ गई जिसकी हमें तलाश थी। वो पत्थरों में एक छोटा सा चश्मा था, 2-3 फुट लंबा चौड़ा और 1 फुट गहरा तालाब सा था जिसके अंदर से शफाफ पानी फूट रहा था। तालाब में जमा होने वाले ये पानी एक नाली की सूरत में मुखालिफ समत में बह रहा था। ये चश्मा तो कुदरती था, मगर वो नाली इंसानी हाथों की बनाई हुई थी जो 1 फुट से ज्यादा गहरी और 2 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। हमने अपना सामान एक तरफ रख दिया। मैंने पहले मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर दोनों हाथों का प्याला सा बनाकर पानी पीने लगा। पानी ठंडा और शीरीं था, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जिसके बगैर इंसानी हयात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कुछ देर सस्ताने के बाद हम आगे रवाना हो गए। हमारा रुख उन्हीं पहाड़ियों की तरफ था। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद हम एक बार फिर रुक गए। मैं मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। मुझे हैरत थी कि अब तक हमें कोई आदमी नजर नहीं आया था। दरिया के किनारे के साथ साथ तो वो लोग पेट्रोलिंग करते रहे थे, लेकिन अंदरूनी इलाकों में शायद इसकी जरूरत नहीं समझी गई थी। और पोस्ट की फसल भी ऐसी थी कि दूसरी फसलों की तरह इसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, और शायद इसीलिए हमें कोई आदमी नजर भी नहीं आया था। वो पहाड़ियां बज़ाहिर करीब आती नजर आ रही थी, लेकिन दर हकीकत बहुत दूर थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि हम सापैर के करीब वहां पहुंच पाए। पहाड़ियों के दामन में मैं खेत से बाहर निकला ही था कि तेजी से मुड़कर दोबारा पौधों में घुस गया और सोनिया और जानकी को भी पीछे हटने का इशारा किया। हम तीनों बैठ गए। मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ एक बार फिर जरा आगे निकल गया और पौधों में जगह बनाकर बाहर देखने लगा। तकरीबन 100 गज आगे पहाड़ी के दामन में वो कॉटेज मेरी नजरों का मरकज बना हुआ था। उस कॉटेज के सामने खुली जगह पर 2 आदमी बैठे सिगरेट पी रहे थे। दोनों ने कमांडोज किस्म की फौजी वर्दियां पहन रखी थी और दोनों के कंधों पर राइफलें भी नजर आ रही थी। सोनिया और जानकी भी रेंगती हुई मेरे करीब आ गई और सामने देखने लगी। कुछ ही देर बाद ऐसे ही गोरीला ड्रेस में एक तीसरा आदमी कॉटेज के दरवाजे से बरामद हुआ। उसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें कॉफी या चाय के मग रखे हुए थे। उसके कंधे पर भी ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी। उसने ट्रे जमीन पर रख दी और एक मग उठाकर उन दोनों से जरा फासले पर एक पत्थर पर बैठकर चुस्कियां लेने लगा। ये तो कोई लड़की है। जानकी की आवाज सुनकर पहले मैंने उसकी तरफ देखा, फिर पत्थर पर बैठे हुए उस शख्स की तरफ देखने लगा जिसके बारे में जानकी ने अपनी राय का इजहार किया था। जानकी ने गलत नहीं कहा था, वो वाकई ही लड़की थी। उस तरफ से घूमते हुए पहाड़ी पर चले जाएं। जानकी ने सरगोशी में बात करते हुए एक तरफ इशारा किया। नहीं, मैंने नफी में सारी ला दिया। ये कॉटेज गालिबन उनकी कोई पोस्ट है और ये तीनों यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। हमें तो ये मालूम करना है कि दारा और उसके साथी कहाँ हैं और ये मालूमात हमें इन्हीं लोगों से हासिल हो सकती हैं। तो ठीक है। जानकी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। हम यहीं बैठे हैं, तुम जाकर उनसे मालूम कर आओ, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने घूर कर जानकी की तरफ देखा। हमें शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा, मैंने मदम लहजे में कहा। अंधेरा होने के बाद ही कोई कदम उठा सकेंगे। उस वक्त तक हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि इनके अलावा यहाँ और कौन कौन है। जानकी ने जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर सामने देखा। काटी के सामने वो तीनों बैठे चाय या कॉफी पी रहे थे। शाम होने में कम से कम 1 घंटा बाकी था और उस वक्त तक हमें यहीं बैठना था। हमारी कोई हरकत यहाँ हमारी मौजूदगी का राज खोल सकती थी। मैंने इधर उधर देखा और सोनिया और जानकी को इशारा करते हुए पीछे की तरफ रेंगने लगा। हम तकरीबन 5 फुट मजीद पीछे आ गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मैं बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज जैसे उफक पर अटक कर रह गया, गुरूब होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काटी की तरफ से बातों और कभी कभी कहकों की आवाजें भी आ रही थी। 1-2 मरतबा नुस्वानी कह के भी सुनाई दिए थे जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस लड़की की आवाज बहुत सुरीली थी। सूरज गुरूब होने में अब चंद मिनट ही बाकी थे और फिर अचानक किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो गाड़ी गालिबन कांटे के सामने आ रुकी थी। मैंने सोनिया और जानकी को वहीं रुकने का इशारा किया और बड़ी एहतियात से रेंगता हुआ खेत के किनारे के करीब पहुंच गया और पौधों में रास्ता बनाकर कांटे की तरफ देखने लगा। जीप में 3 आदमी थे। छत पर हल्की मशीन गन नस्ब थी। एक आदमी जीप से उतरकर कांटे की तरफ चला गया। उसके कंधे पर सब मशीन गन और एक हाथ में टिफिन था।
वो टिफिन लेकर काठी के अंदर चला गया, जबकि वहाँ पहले से मौजूद लड़की और दोनों आदमी जीप में बैठ गए और जीप हरकत में आ गई। मुझे समझने में देर न लगी कि ड्यूटी तब्दील हुई थी। वो तीनों चले गए थे और रात भर की ड्यूटी के लिए सिर्फ एक आदमी को छोड़ा गया था। मैं जीप की तरफ देखने लगा, जो खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर चलती हुई बहुत दूर पहाड़ी की तरफ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई थी। मैं काठी की तरफ देखता रहा। काठी के एक कमरे में अब बत्ती चल गई थी। चंद मिनट बाद कमांडो ड्रेस में मलबूस वो आदमी कमरे से बाहर आ गया। टिफिन वो कमरे में ही छोड़ आया था। उसने बरामदे में खड़े होकर इधर उधर देखा और जेब से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। कुछ देर तक वो खड़े खड़े कश लगाता रहा, फिर बरामदे से निकलकर उसी पत्थर पर बैठ गया जहाँ उस लड़की ने बैठकर चाय या काफी पी थी। सूरज गुरूब हो चुका था। शाम का सुरमई धुंधलका अंधेरे में तब्दील होने लगा था। मैं अपनी जगह पर बेसु हरकत पड़ा काठी की तरफ देखता रहा, फिर सोनिया और जानकी के करीब आ गया और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने लगा। ये तो और भी अच्छी बात है, जानकी ने कहा। वो अकेला है और एक आदमी पर काबू पाने में हमें आसानी रहेगी, लेकिन हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा ताकि अंधेरा और गहरा हो जाए, मैंने जवाब दिया। हम मजीद 1 घंटा पौधों में दुब गए रहे और फिर रेंगते हुए एक बार फिर खेत के किनारे पर पहुंच गए। वो मुहाफिज अब बरामदे के सुतून से टेक लगाए बैठा था। उसने टांगे आगे को फैला रखी थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे आने वाली रोशनी में मुहाफिज की सब मशीन गन भी उसके करीबी बरामदे के फर्श पर पड़ी नजर आ रही थी। मुहाफिज का रुख उस तरफ था जिस तरफ शाम से पहले वो जीप गई थी। मैं चलने में सूरत का जायजा लेता रहा। खेत से बाहर दाईं तरफ थोड़े थोड़े फासले पर चंद बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। हम उन पत्थरों की आड़ लेकर मुख्तसर सा चक्कर काटते हुए काठी तक पहुंच सकते थे। मैंने जानकी और सोनिया को इशारा की और खेत से बाहर निकलकर सीने का बल रेंगता हुआ पत्थर की तरफ बढ़ने लगा, जो वहां से तकरीबन 15 फुट के फासले पर था। पत्थर की आड़ में पहुंचकर मैंने जानकी और सोनिया को इशारा किया। वो दोनों भी रेंगते हुए मेरे करीब पहुंच गई। हम इसी तरह रेंगते हुए 5वें पत्थर के पीछे पहुंच गए। काठी का फासला भी कम हो गया। मैंने सरगोशी में सोनिया को इस मर्तबा वहीं रुकने को कहा और जानकी को इशारा करता हुआ आगे रेंगने लगा। जानकी को मैं एक जगह छोड़ दिया और मैं खुद आगे बढ़ता चला गया और मिलाकर उस पत्थर के पीछे रुक गया जहां से काठी का फासला 15 फुट से ज्यादा नहीं था। लेकिन काठी का बरामदा अब मेरे बिल्कुल सामने नहीं बाईं जाने में था, जबकि मेरी पुश्त पहाड़ी का दामन था जो डुलान की सूरत में बददरी बुलंदी की तरफ चला गया था। मैं गहरी नजरों से बरामदे में बैठे हुए मुहाफिज की तरफ देख रहा था। अब उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उसे गोली का निशाना बना सकता था, लेकिन राइफल इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता था। इस वीराने में फायर की आवाज दूर तक फैल जाती और कुर्बो जवार में किसी दूसरी चौकी के मुहाफिज मुतवज्जो हो सकते थे, जबकि मैं कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहता था कि मुहाफिज को गोली चलाने का मौका न मिल सके। मैं अपनी जगह पर बेइसु हरकत पड़ा मुहाफिज की तरफ देखता रहा। फिर मैंने राइफल एक तरफ रख दी और पतलून के पांचे के नीचे पिंडली से बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। दूसरे हाथ में एक पत्थर उठाकर पूरी कुव्वत से दाईं तरफ उछाल दिया। वो पत्थर 250-300 ग्राम वजनी था। खटाक की आवाज से गिरा और छोटे छोटे कुछ और पत्थर लुढ़कने लगे। मुहाफिज अपनी सब मशीन गन उठाकर बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और छलांग लगाकर बरामदे से बाहर आ गया। कौन है? उधर कौन है? वो चीनी जबान में चीखा। उसकी आवाज सुनकर मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगी। मैं अपनी जगह पर सीने के बल बेइसु हरकत लेटा रहा। मुहाफिज 2-3 कदम आगे बढ़ाया। वो दोनों हाथों में राइफल ताने इधर उधर देख रहा था। मैंने एक और छोटा पत्थर उठाकर अपनी दाईं तरफ उछाल दिया। ए, कौन है? मुहाफिज फिर चीखा। उसकी आवाज सुनकर मेरे कानों में एक बार फिर सीटियां बजने लगी। इस मर्तबा मुहाफिज राइफल ताने तकरीबन दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और जैसे वो सामने पहुंचा मैंने पत्थर की आड़ से निकलकर उस पर छलांग लगा दी। मुहाफिज के मुंह से चीख निकल गई। राइफल उसके हाथ से छूटकर गिर गई और मैं उसे अपने साथ लेता हुआ पत्थरों पर जा गिरा। यह हमला उसके लिए यकीनन गैर मुतवक्के रहा होगा, लेकिन उसे आवाज पर काबू पाने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा। उसने फौरन ही अपने आप को मेरे शिकंजे से छुड़ाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। वो पूरी तरह मेरे नीचे दबा हुआ था और तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी आवाज सुनकर मेरे कानों में सीटियां क्यों बजी थी। वो मर्द नहीं औरत थी। मैंने खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। अब अगर तुमने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो गर्दन काट दूंगा, मैंने घुर्राते हुए थाई जबान में कहा। मुझे यकीन था कि वो थाई जबान भी समझती होगी। उसकी मुजाहमत खत्म हो गई तो मैं उसके ऊपर से हट गया। खंजर की नोक उसकी गर्दन से लगाए रखी और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उठा दिया और फिर उसी वक्त जानकी और सोनिया भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गई। उन दोनों ने राइफलें तान रखी थी। जानकी, मैंने कहा, ये सब मशीन गन उठा लो और उस पत्थर के पीछे मेरी राइफल भी पड़ी है। मैं इसे कार्टेज में लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग भी उसी तरफ आ जाओ। मैं उस मुहाफिज लड़की को धकेलता हुआ कार्टेज की तरफ चलने लगा। जानकी जमीन पर पड़ी उसकी सब मशीन गन उठा रही थी, जबकि सोनिया उस पत्थर की तरफ लपकी जिस तरफ मैंने इशारा किया था। हम कार्टेज में आ गए। सोनिया बाहरी तारीकी में रुक गई थी ताकि अगर कोई इस तरफ आ निकले तो हमें बर वक्त आगाह कर सके। कमरे में आकर मैंने उस मुहाफिज औरत के सर पर से टोपी उतार दी।
टोपी में सिमटे हुए बाल कंधों पर बिखर गए। उसकी उम्र 27-28 साल के लगभग रही होगी। वो खासी हसीन थी, मगर खौफ से इस वक्त उसके चेहरे के तासरात कुछ और बिगड़ गए थे। तो मुझे हैरत है, तुम लोग गोल्डन ट्राई एंगल में दाखिल होने में कामयाब कैसे हो गए?